नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आज उपस्थित हूँ और नए टॉपिक के साथ। और आज जो टॉपिक है वो दरअसल है भारतीय न्याय संहिता में अश्लीलता से जुड़े प्रावधान। सॉरी भारतीय न्याय संहिता में अश्लीलता से जुड़े प्रावधान क्या हैं? साथियों, जिस तरीके से अभी अभी पूरे देश में सोशल मीडिया पे ये शब्द घूम रहा है, यूँ तो दौड़ रहा है, वह अश्लीलता। इस सापेक्ष में जैसा कि आपको पता होगा, रणवीर रणवीर इलाहाबादी जो हैं, या गोटला के मंच से कई ऐसे अपद्र टिप्पणी जो स्वाभाविक तौर पे हमारे समाज इसमें इनफैक्ट मैं कहूँगा दुनिया के किसी भी सोशल जो एस्पेक्ट है उससे सही नहीं ठहराया जा सकता। तो आइए वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी को हमने कल के वीडियो में दरअसल पिछले वीडियो में देखने का प्रयास किया था कि क्या है मुद्दा, यानी कि ब्लैक कॉमेडी व्हिच मीन्स डार्क कॉमेडी के अंतर्गत वो चीज़ें आती है। क्या है कि जो भी विवरण हमने देखा था। आज हम ये देखने का प्रयास करें, हम किन चीज़ों को अश्लील माने, किन चीज़ों को अश्लील नहीं माने। यानी कि डेफिनिशन, परिभाषा, लिमिटेशन क्या है अश्लीलता की, ऑब्स्सेनिटी की, इसे हम देखने का प्रयास करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सापेक्ष। ये आपको पता होगा ये एक संहिता है, कोडिफिकेशन ऑफ थिंग्स हैं, जिसमें चीज़ों को स्थापित की जाती है जिससे कि हमारे देश की एक जो स्थिति है वो सुदृढ़ रहे, स्थिति जो है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे। खैर, ये भारतीय न्याय संहिता में अश्लीलता से संबंधित प्रावधान दरअसल 292 से लेकर के 294 तक में एक्सटेंड है, वर्णित है। ये प्रावधान अश्लील सामग्री के प्रकाशन, वितरण, प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। इन धाराओं का उद्देश्य सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता की रक्षा करना है। इसे आप मैं ये कहूँगा मार्क कर लें और यही की पॉइंट है दरअसल। यानी कि ऐसा कोई भी शब्द, फ़ोटो, वीडियोज़, वाक्यांश जो आपके समाज की सार्वजनिक नैतिकता को और शालीनता को ठेस पहुँचाती हो, वो अश्लील के अंतर्गत आएगा, है ना? आइए अब इन धाराओं को विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है इन धाराओं का प्रावधान। धारा 292 सेक्शन 292 अश्लील सामग्री के विक्रय और प्रकाशन और वितरण को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अश्लील पुस्तकें, पत्रिकाएँ, चित्र, फ़िल्में या अन्य सामग्री बेचता है या किराए पर देता है या वितरित करता है या प्रदर्शित करता है, उसे दंडित किया जा सकता है। कैसी बातें कही जा रही हैं साथियों 292 में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कृत्य जो मैंने ऊपर भी बताए अगर करता है तो उसे दंडित की जाएगी, यदि वो हमारे समाज की कहीं न कहीं जो नैतिकता है, शालीनता है, उसको अगर खतरे में डाल रहा तो, है ना? तो अगर ऐसा करेगा तो वो दंड का प्रावधान, दंड का भागीदारी बनेगा। अब है अश्लीलता की परिभाषा। कोई सामग्री अश्लील मानी जाती है यदि वह लज्जा, घृणा, भ्रष्टाचार को उत्तेजित करती हो और समाज के मानकों के अनुसार अनुचित है। समाज के मानक आप ये करेंगे चूँकि ये शब्द आगे और भी विस्तार से इसका प्रयोग होगा। मतलब ये कहा जा रहा है अश्लीलता की परिभाषा में कोई भी सामग्री, कोई भी किसी भी प्रकार के कृत्य, प्रेज़ेंटेशन, आपके वाक्यांश यदि वो लज्जा, घृणा और भ्रष्टाचार को बढ़ाता है, उत्तेजित करता है तो वो अश्लीलता के अंतर्गत आएगा। अब अगर अश्लीलता के अंतर्गत आता है और आपने अश्लील बातें कर दी तो क्या प्रावधान है? कि मतलब आपको किस तरह से दंडित किया जाएगा? इस धारा के अनुसार बिचमीन धारा 292 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को पहली बार में अपराध के लिए 2 साल तक की कैद और कुछ जुर्माना या फिर कैद जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। और यदि आपने नहीं सुना, आप आदत से लाचार हो गए तो दूसरी बार जो है वो 5 साल के लिए कैद और जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। पहली बात क्या, अश्लीलता क्या है? हमने देखा, अगर आपने गलती करी तो दंड का प्रावधान क्या है? उसे भी देखा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं इसके और अ, हाँ, साथियों इसके अंतर्गत कुछ अपवाद भी बातें कही गई हैं। अपवाद क्या है? यह खंड धार्मिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, साहित्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों पर लागू नहीं होता, बशर्ते बशर्ते वे उचित हों और सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान ना पहुँचाएँ। इसका मतलब क्या है? ये कहा जा रहा है कि कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी, कोई भी वक्तव्य जो धर्म से जुड़ा हो, जो विज्ञान से जुड़ा हो, जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हो, तो उसे हम इसके अंतर्गत यानी कि अश्लील शब्दों के अंतर्गत नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से आपके समाज के परंपराओं का हिस्सा है। हालाँकि ये बात अंततः कही गई है कि वो भी अगर सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है, उसे भी हम अश्लीलता के अंतर्गत रखेंगे, क्यों ना वो आपके परंपरा का कितना ही पुराना हिस्सा। जैसे अगर और मैं थोड़ा-सा इसके डीप एनालिसिस में जाऊँ तो मान लीजिए आपके पास कोई पुस्तक है, मान लिया जाए एनसीईआरटी किताबें हैं,
जो मन 9, 10, 11, 12 किसी भी प्रकार का और बायो का किताब है। स्वाभाविक तौर पे कुछ उसमें कुछ ऐसे दृश्य दिए गए होंगे, कुछ ऐसे जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई होंगी, जिसे आम तौर पे प्रिमा फेसी में आप अश्लील जैसे शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वो एक ज जो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बताई गई है, इसलिए उसे हम इसके अंतर्गत 292 सॉरी क्या आंसर था? 292 हाँ, 292 के अंतर्गत हम उसे अश्लील नहीं मानेंगे, ध्यान में रखना। वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से भी यदि मान ली जाए किसी भी प्रकार का आर्टिकल छपता है साइंस पर्सपेक्टिव से, उसे आप अश्लील के अंतर्गत नहीं रखेंगे क्यों? चूँकि वो आपके अंदर जागरूकता बढ़ाने की बात की जा रही और रिसर्च और डेवलपमेंट का वो एक हिस्सा है, तो उसे हम अश्लील के अंतर्गत नहीं रख सकते। बशर्ते ये बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी जो इंटेंसिटी है इस स्तर पे ना पहुँच जाए कि हमारी सार्वजनिक नैतिकता भंग हो। अगर किसी भी प्रकार से सार्वजनिक नैतिकता अगर भंग होती है तो आपका कोई भी हिस्सा हो, चाहे धार्मिक हो, वैज्ञानिक हो, कलात्मक हो, साहित्यिक हो, कुछ भी हो, उसे हम व्हिच मीन्स उसे ये कानून दंड के अंतर्गत ले आएगा। तो ये थे कुछ अपवाद। मैं चाहता हूँ कि आप वादे एक्सेप्शन है उससे परिचित रहें। आइए अब अगली धारा सेक्शन 293 के बारे में बात करते हैं और इसमें दरअसल नाबालिग के संबंधित चीज़ों को स्थापित करने की प्रयास की गई। मतलब ये यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है और आप यदि उसे अश्लील सामग्री बेचते हैं, दिखाते हैं या किराए पर देते हैं या वितरित करते हैं, तो कहीं न कहीं आप इसके अंतर्गत व्हिच मीन्स 293 सेक्शन 293 के अंतर्गत आप कल्प्रिट हो और यदि आप कल्प्रिट हैं, तो आपको दंड के प्रावधान में, पनिशमेंट में इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर दूसरी बार अपराध के लिए आप पाए गए तो 7 साल तक की सज़ा व्हिच मीन्स कैद और जुर्माना या फिर दोनों मिल सकता है। तो ये थे 293 अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि 294 में किन बातों को बताया गया। इसमें दरअसल सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कार्य से संबंधित चीज़ें स्थापित ना हो, बढ़ावा ना मिले, इसलिए इस मतलब उसी का एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। धारा 294 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाना, शब्द बोलना या फिर किसी प्रकार के ऐसे कार्य कृत्य को अंजाम देना से संबंधित है। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाते हैं और सार्वजनिक शांति भंग करते हैं। आप थोड़ा-सा आप इसको यूँ मानकर चलें कि यदि आप रोड पर गाली भी देते हो और किसी ने कह दिया कि देखिए ये अश्लीलता है और कहीं न कहीं ये हमारे समाज की जो एक शालीनता है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको अंडरमार्क कर रहा है, तो आपके ऊपर दंड का मतलब आप एक कल्प्रिट हैं, आपको दंड दिया जा सकता है। खैर, दंड के आधार पे देखें तो इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। 3 महीने तक के लिए कैद और जुर्माना होगी। तो ये थे 294 इसके और भी अगले कड़ी में देखें तो कुछ की पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में आप एक शब्द देखेंगे साथियों, हिकलिंग टेस्ट, है ना? हिकलिंग टेस्ट क्या है इसे हम देखेंगे। पहले उसके ऊपर पहले ऊपर देखते हैं। अपवाद में महत्वपूर्ण बिंदु अपवाद में हम लोगों ने देखा यह भी कि कुछ ऐसे अपवाद हैं जैसे कि धार्मिक, वैज्ञानिक और साहित्य के ऊपर देख लिया। न्यायिक व्याख्यान क्या है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या हुई? तो अश्लीलता की परिभाषा और उसके आवेदन को न्यायालयों द्वारा समय-समय पर व्याख्या किया जाता है और यह समाज के बदलते मानकों के अनुसार बदल सकता है। स्वाभाविक तौर पे आगे शायद हम देखेंगे अभी कि 1964 में एक केस आती है, जहाँ बंगाल से संबंधित रही होगी, तक मेरी याददाश्त कर रही। वहाँ कुछ और बातें कही गई अश्लीलता के परिभाषण के संबंध में और 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ और बातें। स्वाभाविक तौर पे कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जो वक़्त के साथ सामाजिक जो स्ट्रैटिफ़िकेशन है, उसकी अ, मतलब आधुनिकता के साथ चीज़ें बदलती है। जैसे आज मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल ले लूँ, जिस तरीके के रील आज बनाए जा रहे हैं हमारे समाज में, मोहतरमा या फिर जिसके द्वारा भी, वो कहीं न कहीं आज से 20 साल पहले एक सॉफ्ट पोर्न की प कैटेगरी में आता था। लेकिन आज इसकी स्वीकार्यता बढ़ गई और हम सभी उस चीज़ के लिए यूँ कहें तो सहज हो गए। हालाँकि जब आप ये देखेंगे, यहाँ एग्ज़ाम्पल में भी ये बात कही गई थी, एग्ज़ाम्पल नहीं डेफ़िनिशन में डेफ़िनि हाँ, कि समाज के मानकों के अनुसार अनुचित हो। आपके समाज के मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उन चीज़ों के अनुसार भी उन चीज़ों के अनुसार ही अश्लीलता की परिभाषा दी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो भी ये बातें कर रहे हैं, स्वीकार्य है, इस तरीके के जो भी रील्स आते हैं, स्वीकार्य है। हालाँकि और ये विशेष बात बाद में, तो ये बातें रही।
यानी कि न्यायिक व्याख्या क्या रहा कि परिभाषा अभी हम नहीं दे रहे, जैसे आपने देखा होगा बेसिक स्ट्रक्चरल अवसंरचना, उसकी परिभाषा क्या होगी? संविधान ने ऐसा कहा कि हम समय दर समय चीज़ें बताते रहेंगे, कौन-सा बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत है, कौन नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी बातें कही गई। हिकलिन टेस्ट भी इसी को परिभाषित करता है। दरअसल ये भी 90s के, अगर मैं सही हूँ तो 1960 सॉरी, तो होगा ना, हाँ, 1960 के आसपास एक हिकलिन नाम के एक व्यक्ति रहे जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की। उसमें पुस्तक में उनके ऊपर आक्षेप लगाया गया कि इसमें बहुत सारी अश्लील बातें हैं और उनका प्रकाशन जो है वो कई बार, मतलब उसमें जो त्रुटियाँ थी या यूँ कह लें अश्लील शब्द, अश्लील सामग्री थी उसको मतलब कट करके उसको प्रकाशित किया गया। हालाँकि वो कई बार प्रकाशित हुआ और बहुत दिनों के बाद, तकरीबन दशकों बाद, मूल प्रति जो लिखी गई थी, जो छापी गई थी, वो प्रकाशित हो, तो उसी को हम लोग हिकलिन टेस्ट कहते हैं। वही हुआ, मतलब कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है कि आपकी जो कम्युनिटी है, उसके अनुसार चीज़ें स्थापित होगी, चीज़ें परिभाषित होगी कि कौन से शब्द, कौन से दृश्य, कौन से वाक्यांश अश्लील हैं, कौन से अश्लील नहीं है। ये बातें हिकलिन टेस्ट में कही गई। हालाँकि ये सबको आपको ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स में आसानी से पूछा जा सकता है। हालाँकि मैंने अंततः 3 सवाल भी दिए हैं आपको इससे जुड़े, उन सवालों को ज़रूर आप लगाएँ और उन सवालों में एक सवाल इससे भी संदर्भित है। खैर, तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु व्हिच मीन्स की पॉइंट्स। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि इससे संबंधित कई ऐसे कानून रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसे भी देखने की आवश्यकता है ताकि आप अगर मेंस लिखे या फिर प्रीलिम्स जिसमें एक पक्ष इस चीज़ को भी यूँ कहें तो जाँचा जा सकता है। रिलेवेंट केस कानून के बात करें तो पहली बार दरअसल रणजीत डी उद्देशी बनाम महाराष्ट्र सरकार 1965 में केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील किताबें बेचने के लिए धारा 292 के तहत सजा को बरकरार रखा और अश्लीलता के परीक्षण को स्पष्ट किया। वही मैंने कहा आपको कि खैर दूसरा केस देखते हैं। अविग सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2014 की केस है, जिसमें न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अश्लीलता को संदर्भ और औसत व्यक्तियों के दिमाग पर प्रभाव के आधार पर आंका जा सकता है। जैसे थोड़ा-सा मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ, मतलब ये पहले 2 बार केस आया, इसमें भी जो केस आया था वो था कि जो किताब में आपने अश्लील चीज़ें स्थापित करी, अश्लील चीज़ें के मतलब उसमें परोसा है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने यूँ कहें तो खंडित किया, प्रकाशित करने को मना कर दिया, ये कह सकते हो। 2014 में भी ये बात आई, जो भी केस का प्रावधान रहा वो अलग देखना है, तब उसमें हम लोगों को नहीं जाना क्या था, क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उन चीज़ों को, उन्होंने कहा कि जो सामान्य व्यक्ति, मतलब कोई भी जैसे कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी है, कोई भी अगर आप कह सकते हो लिखित शब्द है व्हिच मीन्स वाक्यांश कह लें, ये देखना होगा कि उससे सामान्य व्यक्ति प्रभावित हो रहा है या नहीं। अगर औसत व्यक्ति प्रभावित हो रहा, तो कहीं न कहीं उसे हम अश्लीलता के अंतर्गत रखेंगे। अगर नहीं, तो उसे हम अश्लील शब्द से या अश्लील जैसे जो कानून है, उससे हम दूर रखेंगे। ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये चीज़ें रही, जिसे हमने देखने का प्रयास किया। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि अगर इन सब चीज़ों से जुड़े हुए आपके प्रीलिम्स में या फिर यूपीएससी या किसी भी पीसीएस, स्वाभाविक तौर पे ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उभर कर आया है हमारे सोशल मीडिया में। क्वेश्चन आ जाए तो आपको अचंभा नहीं होना है। तो पहला सवाल है, भारतीय न्यायालयों द्वारा आईपीसी की धारा 292 के बीएनएस आप कर लेंगे और बीएनएस ज़्यादा उपयुक्त होगा। भारतीय न्यायालयों द्वारा बीएनएस की धारा 292 के तहत यह निर्धारित करने के लिए कोई सामग्री अश्लील है या नहीं, मुख्य रूप से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं आपको देखना है। मैं कहूँगा कि आप इसके बारे में ज़रूर आंसर दें। एटलीस्ट ये बताएँ, अगर आप लिखोगे ऐसा तो कहीं न कहीं आपकी एक जो इनकल्केशन है, आपके मन-मस्तिष्क की व्हिच मीन्स याद याद करने की क्षमता वो बढ़ेगी, इस विषय वस्तु को लेकर। दूसरा सवाल है, एक 17 वर्षीय नाबालिग को एक अश्लील पुस्तक बेचता है। आईपीसी किस धारा के तहत उस पर मुकदमा चलाएगा? 292, 293, 294, 200। हमने विस्तार से इसके बारे में बात की थी। मुझे उम्मीद है आप इसके जवाब ज़रूर दे पाएँगे। तीसरा और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है, जिससे अश्लीलता पर प्रतिबंध शामिल है? इनमें से कौन से जवाब सही होंगे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए साथियों, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर आपने
यहाँ तक वीडियोज़ को देखा इसका मतलब है आप ज़रूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। यदि हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अ, अगर नहीं किया है तो दरअसल। खैर चलिए आज के लिए सिर्फ़ इतना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत-बहुत धन्यवाद।